उन बेटियों को पैदा होते ही उनके खाते बना दिए कि तुम इनके विवाह की पढ़ाई की चिंता नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हमारे पीस में हैं। लालजी भाई बड़े उद्योगपति हीरा के, ये वो लोग हैं जिनके द्वारा प्रदेश में कितने सामाजिक कार्य चलते हैं, कितने गरीब लोगों की आंखों के आंसू पोंछे जाते हैं। कहीं विधवाओं के विवाह की बात हो, कहीं बच्चों की पढ़ाई और समाज की उन्नति की बात हो। आज ये तीनों लोग आपने ऐसे मंच पर बुलाए हैं जिनसे मैं आते ही परिचय में आया था, और इनके पूरे वर्ष भर गोविंद भाई ढोलकिया पूरा परिवार राष्ट्र और समाज के कल्याण के कार्यों में समर्पित परिवार है। लवजी भाई, लालजी भाई, ये ऐसे लोग हैं जिन पर गुजरात नहीं अपितु पूरे भारत देश को गर्व है, जिन लोगों का जीवन सादगी भरा जीवन है और धार्मिकता से परिपूर्ण जीवन है, व्यसनों से मुक्त जीवन है, जिनका जीवन ही संदेश का काम करता है, जिनका धन का सदुपयोग ये लोक कल्याण और समाज के उत्थान के लिए करते हैं। और मुझे अभी शास्त्री जी ने बताया, विमल भाई पटेल निवासी ओणसी वर्तमान में अमेरिका में निवास करते हैं, अभी यजमान हमारे बीच में थे। 1 करोड़ रुपया उन्होंने मंच पर कहा कि जो आप प्राकृतिक खेती करवाते हो, गुरुकुल सूपा का जो फार्म है उसको प्राकृतिक खेती में परिणत करो, 1 करोड़ रुपया उसके लिए मैं भेजूंगा। अब इतने बड़े बड़े दानी लोग, और बाकियों को तो नाम मुझे नहीं बताया गया, नहीं तो इनमें मेरे को जो नाम दिए, श्री हसमुख भाई रामा जी, श्रीमती सुरेखा पटेल जी, चंद्रकांत भाई पटेल जी, श्री शंकर भाई गोपाल भाई पटेल जी अमेरिका से में निवास करते हैं, और कार्तिक भाई दिनेश भाई पटेल जी, ये भूतपूर्व विद्यार्थी यहाँ के बताए, श्री अरुण भाई पटेल जी, श्री मिराज भाई समीर भाई पटेल जी, हसमुख भाई सीताराम भाई भक्त और मिनेश भाई प्रदीप भाई पटेल जी। पटेलों के बीच में अभाव रह जाए ये संभव हो ही नहीं सकता, यहाँ सब कुछ संभव होता है। तो ऐसे भले जो लोग यहाँ पर हैं, इनके रहते धन की कमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप यहाँ की व्यवस्थाओं को इतना सुदृढ़ बनाएं। और एक जमाना पता क्या था, जो गुरुकुल कांगड़ी है वो हमारी सबसे बड़ी संस्था यूनिवर्सिटी थी वहाँ, और गुरुकुल कुरुक्षेत्र मेरे वाला और ये सूपा और इंद्रप्रस्थ, यहाँ 8वीं तक के बच्चे होते थे, 10वीं तक के। उसके बाद ये पढ़ने गुरुकुल कांगड़ी जाते थे। एक ऐसा परिवार जुड़ा हुआ था आपस में यहाँ का। तो ये परंपरा मेरे को गुरुकुल कुरुक्षेत्र में रहते हुए जो अनुभव हैं, मैं उन अनुभवों का पूरा पूरा लाभ आपको दे सकता हूँ। हर तरह का सहयोग जैसा चाहे वो भी मैं दे सकता हूँ। आर्थिक रूप से तो मैं अमीर नहीं हूँ, मैं तो बच्चे पढ़ाने वाला गुरुजी रहा हूँ। अब पढ़ाने वालों पर पैसे बताओ कहाँ होते हैं। लेकिन फिर भी सुदामा के तंडुल के रूप में 5 लाख रुपया मैं भी इस हवन यज्ञ के लिए आपके बीच में भेजूंगा। आप सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि गुजरात की धरती पर ये पावन गुरुकुल पुनः फलता फूलता नजर आए। आपके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे तो समझो बहुत बड़ा संस्कारवान बन के जाएंगे। आर्य समाज वो संस्था रही है जिसने आज़ादी के आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान दिया था। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, सरदार भगत सिंह जो था उसका जो पिता दादा थे अर्जुन सिंह, उनको जनेऊ संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार उनका स्वामी दयानंद से हुआ था।
और वो पूरा परिवार आर्य समाजी था, सिख होते हुए भी पूरा परिवार। और उसी के साथ राम प्रसाद बिस्मिल जिनको फांसी दी गई, लाला लाजपत राय जो मौत के घाट अंग्रेज ने उतार दिए थे, भाई परमानंद जैसे लोग, ऐसी बहुत बड़ी श्रृंखला थी जो लोग आर्य समाज के विचारों में पले और देश की आजादी के लिए काम आए। आज वही विचार दोबारा जिंदा होना चाहिए। मैं पूरे गुजरात में आजकल प्राकृतिक खेती का मिशन बढ़ा रहा हूं। आज इतना समय नहीं है, फिर कभी उस विषय को आपके बीच में रखूंगा, लेकिन इतना ही मैं खेडूत बंधु यहाँ आए होंगे। हमारे भावेश भाई अभी देख करके आए हमारे खेतों को भी। वहाँ हमारे खेतों में जो रासायनिक खेती करते हैं आप लोग, उससे ज्यादा पैदावार हम लेते हैं। हमारा खर्चा न के बराबर है, पानी का खर्च भी बिल्कुल आधा है। अब ये खेती हम पूरे देश में और गुजरात में, कल मेरी प्रांतीय स्तर की मीटिंग थी राजभवन में, तो कृषि विभाग के लोगों ने आंकड़ा दिया, कल ही 9 लाख खेडूत इस समय गुजरात में प्राकृतिक खेती करनी शुरू कर चुके हैं। 9 लाख। और अगले 2 साल में हमारा मिशन है कि हम पूरे गुजरात को जहर मुक्त प्रांत बना सकें और पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बना सकें। जैसे हर चीज में गुजरात नंबर 1 है, उसी प्रकार से प्राकृतिक खेती में भी नंबर 1 बने। भाई और बहनों, आजकल जितनी बीमारियां हम संजोए हुए हैं, आप सबसे मैं पूछता हूं, जब ये रासायनिक खेती नहीं थी 50 साल पहले, कौन कैंसर को कौन जानता था? डायबिटीज को कौन जानता था? हार्ट अटैक कौन जानता था? पेनक्रियाज फेल हो गई, किडनी फेल हो गई, किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया, और ये पानी की बोतलें हाथ में लिए फिरते हैं। 20 साल पहले कहीं पर भी पानी पी लेते थे, आज पानी भी हम पी नहीं सकते, हवा लेने लायक बची नहीं। धरती माँ में इतना जहर डाल दिया कि धरती जहर ही वापस दे रही है। आज जो हम और आप खा रहे हैं, चाहे माँ का दूध है उसमें भी यूरिया मिल रहा है, गाय भैंस के दूध में भी यूरिया है, और 24% 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए नीति आयोग की रिपोर्ट है, रासायनिक खेती जिम्मेदार है। आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि जो यूरिया डीएपी हम खेतों में डालते हैं, खेडूत भाई, जब आपका यूरिया डीएपी खेत में आप फेंकते हैं तो उसका नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो नाइट्रस ऑक्साइड नाम की एक गैस पैदा होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से 312 गुना ज्यादा खतरनाक है। समझो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी जहरीली चीज जो ग्लोबल वार्मिंग को 60% जन्म देती है, लेकिन ये यूरिया डीएपी डालने वाले तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी 312 गुना ज्यादा पर्यावरण को खराब करते हैं। और इसका परिणाम अभी देख रहे हो आप। अभी तमिलनाडु में बाढ़ आई 15 दिन पहले, एक दिन में इतनी बारिश बरसी जो एक साल में पानी बरसना चाहिए। गुजरात में पिछले साल में 2 तूफान हम देख चुके हैं। अब इधर बंगाल की खाड़ी आंध्र की तरफ अभी आके गया है, और कल आपने जापान का हाल देखा है, कितना बुरा हाल, सब तबाह हो गया। और आने वाले समय में यदि हम नहीं संभले, हमने पर्यावरण को नहीं बचाया, पानी का संरक्षण नहीं किया और
प्राकृतिक खेती से नहीं जुड़े तो ये सब बीमारियां और आपदाएं बढ़ने वाली हैं। साइंटिस्टों की रिपोर्ट है अगले साल में 1.5% तक गर्मी बढ़ने वाली, तापमान बढ़ने वाला 1.5 डिग्री और तापमान बढ़ेगा। धरती जल उठेगी, खेतों का उत्पादन खत्म हो जाएगा, ग्लेशियर के पहाड़ 10 गुनी स्पीड से पिघल रहे हैं और उसका परिणाम यह समुद्र किनारे बसी हुई दुनिया सारी समुद्र में तबाह हो जाएगी। ये बहुत भयानक चुनौतियां हमारे सामने हैं। तो प्राकृतिक खेती से न उत्पादन कम होता है, न उसमें खर्चा लगता है, पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा, पानी भी बचेगा, आपका धन और देश का धन भी बचेगा। आपको जानकारी होनी चाहिए 2.5 लाख करोड़ प्रति वर्ष हम विदेश को देते हैं और बदले में यूरिया डीएपी का जहर खरीदते हैं, पैसा दे के जहर खरीदते हैं और धरती को जहरीला बनाते हैं डाल करके। और कितना जहर पड़ता है। कल ही हमारी मीटिंग हुई राजभवन में और उसमें एक खेडूत ने बताई कहानी, आलू जो आप खाते हैं खुश होके, इस आलू में उस खेडूत ने 1 बीघा में 15 थैले यूरिया डीएपी के डाले, 15 थैले। अब आप सबसे मैं पूछता हूं, 1 बीघा में 15 बोरे यूरिया डीएपी के पड़ेंगे, वो आलू जो खाएगा तो कैंसर हुए बिना बच सकता है क्या? उसको कौन रोकेगा बीमारी से? और ये सब में यही हालत है। हरित क्रांति जब शुरू इस देश में हुई भाई और बहनों 60 के दशक में, तो स्वामी नाथन, डॉक्टर मैंने जैसे लोगों ने 1 हेक्टेयर में 13 किलो नाइट्रोजन डालने की सिफारिश की थी। 13 किलो 1 हेक्टेयर में, 2.5 एकड़ में। और अब खेडूत 1 बीघा में 15 थैले बोरे डाल रहा है। आप सोचो क्या खा रहे हैं सब। आज पिछले दिनों आपने देखा, आंकड़े हैं गुजरात के, 28 बालक 12वीं क्लास से जो नीचे थे, 28 बच्चे 1 महीने में हार्ट अटैक होके मरे हमारे गुजरात में। ये हाल हो रहा है। तो आप प्राकृतिक खेती की ओर लौटो। ये जैविक खेती नहीं है जो मैं बता रहा हूं, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है जो मैं बोल रहा हूं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में उत्पादन नहीं होता, मेहनत भी कम नहीं होती और खर्चा भी कम नहीं होता। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग श्रीलंका ने की, भूखा मर रहा है। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग भी भारत की नहीं, विदेशी पद्धति है।